हाँ जी, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर बड़े भाई साहब। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रेमचंद जी कौन थे। मुंशी प्रेमचंद जी हैं जिनका जन्म लम्ही गांव में हुआ था 31 जुलाई 1880 को बनारस में। ये याद रखना है। इनका नाम था धनपत राय पहले, और धनपत राय के बाद ये प्रसिद्ध हुए मुंशी प्रेमचंद के नाम से। उर्दू में इन्होंने नवाब राय नाम से बहुत सारी गद्य लिखा, पद्य लिखा, क्योंकि उर्दू में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा था। और उर्दू में इनका क्या नाम था? नवाब राय। और हिंदी में प्रेमचंद, क्या धनपत राय। लेकिन इनकी एक बुक थी सोजे वतन, और ये बुक ऐसी बुक थी जिस पर इन्होंने ब्रिटिश सरकार पर कुठाराघात किया था, मतलब उनके बारे में लिखा था। तो ब्रिटिश सरकार ने, उस समय हमारा जो देश है वो परतंत्र था, तो ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस बुक पर इसको जब्त कर लिया और इसको छपने ही नहीं दिया। सोजे वतन बुक है ये। इसके बाद इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। मुंबई में फिल्म उद्योग में से भी ये जुड़े रहे, लेकिन वहां इतने कामयाब नहीं हुए। और जो इनको हम क्या कहते हैं, ये उपन्यास के सम्राट हैं। जितने भी उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, इनको ये कहा जाता है कि उपन्यास सम्राट है। और इनका हिंदी कथा, जो इनकी हमारा जो कथा लेखन है, उसकी परिपाटी को, उस प्रथा को इन्होंने पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि इनके द्वारा कहानियां जो लिखी गई थी वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी। कहानियां भी और उपन्यास भी। उपन्यास, नॉवल, जो इनके नॉवल लिखे गए थे वो भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे। निर्मला नॉवल है इनका, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, ये इनके उपन्यास थे जो आज भी पढ़े जाते हैं। और जो इनकी कहानियां हैं वो मानसरोवर बुक है एक, जिसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इनकी जितनी भी कहानियां हैं वो सारी उन 8 बुक्स में सारी की सारी आई संकलित की गई हैं। तो मानसरोवर क्या है? बुक का नाम जिसमें इनकी कहानियां लिखी गई हैं। और इनके प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन। और इनकी मृत्यु हो गई थी 8 अक्टूबर 1936 में। इनका देहावसान, मृत्यु हो गई थी। तो हमने भी बिल्कुल ऐसा ही आज एक चैप्टर पढ़ना है, बड़े भाई साहब। अब पहले हम ये देखते हैं कि बड़े भाई साहब किसको कहा गया है, बड़े भाई साहब कौन है। पाठ प्रवेश की पाठ की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, कि अभी हमें कई बार कहा जाता है ना कि अभी तुम छोटे हो, ये काम मत करो, वो काम मत करो, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो। ये सुनते सुनते कई बार हम बच्चों के मन में ये आता है कि काश हम बड़े होते, कोई हमें रोकता नहीं, कोई हमें टोकता नहीं। मम्मी रोकती है ना, मम्मी पापा रोकते हैं कि नहीं बेटा ये नहीं करना, अभी तुम छोटे हो, अभी बच्चे हो। तो हम ये सोचते हैं कई बार कि काश हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो, हम छोटे रहते। लेकिन बड़े होना जो है, ये बहुत बड़ा होना ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। ये हमें इस पाठ में बताया गया है कि घर में जो भी बच्चा बड़ा होता है उसको हर चीज करते हुए उसको सतर्क रहना पड़ता है। क्यों सतर्क रहना पड़ता है? क्योंकि वो बड़ा है, तो जो छोटे भाई बहन है वो उसकी देखा देखी वही करेंगे जो बड़ा करेगा। तो बड़ा जो भाई है, जो भैया बहन है, उसको हर काम बड़े ही सावधान होकर करना पड़ता है। और यही हमें इस पाठ में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही हैं। तो छोटे ही का मतलब कि वो छोटे ही हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं, छोटे बच्चे ही हैं वो अभी तक। लेकिन फिर भी घर में बड़े हैं, उनका एक छोटा भाई है, इसीलिए उन बड़े भाई साहब से बहुत सारी अपेक्षाएं की जाती है कि अरे तुम बड़े हो, तुम्हें हमेशा ये काम अच्छा करना है, तुमने ऐसा काम करना है कि छोटा भाई तुमसे सीख ले। अब बड़ा होने के नाते वह खुद भी ये चाहते हैं, ये कोशिश करते हैं बड़े भाई साहब कि वो छोटे भाई के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करें, क्योंकि बड़ा भाई जो करेगा छोटा वही करेगा ना। तो वो खुद भी ये चाहते हैं कि मैं ऐसा काम करूं कि छोटा भाई जो है वो मेरा एग्जाम्पल दे, मैं उसके लिए कोई बुरा एग्जाम्पल सेट ना करूं। लेकिन इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता है। अब बड़ा भाई है तो वो भी छोटा ही ना, बच्चा ही है, वो भी है तो छोटा ही। वो अगर वो मान लो 9th का है, 10th का है, 8th क्लास का है, तो इस दिखावे में, इस काम में कि वो बड़ा हूं, इसमें उसका अपना बचपन जो है वो तिरोहित हो जाता है। तिरोहित का मतलब गायब हो जाता है, कोई चीज अदृश्य हो जाती है। बचपन, सभी व्यक्ति, जितने भी हम बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, वो बचपन की एक स्टेज होती है। लेकिन जो बड़ा भाई होता है या बड़ी बहन होती है,
वहां पे हमें इस पार्ट में ये बताया गया है कि उस बच्चे का बचपन गायब हो गया, वो बच्चा नहीं रहा, क्योंकि वो कैसे काम करता है, वो काम करेगा जो कभी बुरा ना हो, सभी उसका अनुसरण करें, छोटे भाई बहन उसका अनुसरण कर रहे, उससे अच्छी शिक्षा ले, यही हमें इस पार्ट में बताया गया है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, बड़े भाई साहब। यहाँ पे एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा है। जो लेखक है वो छोटा भाई है और लेखक से बड़ा एक बड़ा भाई है। तो छोटा भाई ये कहानी लिख रहा है। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। दर्जे क्लास, 5 साल बड़े हैं लेकिन सिर्फ 3 क्लासेस आगे हैं मेरे से। होना तो 5 साल ही चाहिए, लेकिन है वो सिर्फ 3 साल। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम शिक्षा एजुकेशन, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत बनाना चाहते थे। अगर फर्स्ट में है तो अरे नींव मजबूत होनी चाहिए, कोई भी मकान है उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो नींव मजबूत होनी चाहिए ना, तो वो इसी बात को मानते थे कि नींव मजबूत होनी चाहिए, चाहे एक क्लास में 2 साल लग जाए, चाहे 3 लग जाए, लेकिन वो नींव मजबूत होनी चाहिए। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके, क्योंकि अगर नींव ही नहीं, अगर हमें बचपन में ही कुछ समझ नहीं आया तो हम बड़ी क्लासेस हायर स्टडीज नहीं कर पाएंगे, वो ये बात मानते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, इसका मतलब समझ गए हो ना, एक साल का काम 2 साल में करते थे। 8th क्लास अगर करनी है तो उसमें 2 साल लगाते थे, अगर 9th है तो उसमें भी 2 साल लगानी है। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। अगर मकान जो बुनियाद है वही पुख्ता नहीं होगी तो मकान पायदार नहीं, मजबूत नहीं बन सकता। इसीलिए वो हर काम मजबूती से करते थे, टिके रहकर करते थे। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 वर्ष के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। तंबीह कोई सजा देना, डांटना, डपटना, दंड देना, सजा देना। निगरानी उनकी पूरी निगरानी करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार था, क्योंकि वो बड़े थे तो उनको लगता था कि मैं अपने छोटे भाई को डांट सकता हूँ, उसको कुछ भी कह सकता हूँ। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं, और मेरी शालीनता, मेरी पोलाइटनेस इसी में थी कि जो वो कह रहे हैं वो बात, मैं उस बात को कानून समझूं, मतलब ठीक है भैया जी जो आप कह रहे हो वैसा ही होगा। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील, बहुत ही ज्यादा पढ़ते रहते थे, हर समय पढ़ते रहते थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। आप बनाते हो ना, क्लास में टीचर कभी पढ़ाता है तो आप अपनी बुक के ऊपर कुछ लिखते रहते हो। अगर कोई वहाँ पे कोई पिक्चर बनी हुई है तो उसकी कई बार बॉयज क्या करते हैं, दाढ़ी बना देते हैं, उसकी मूछें बना देते हैं, जो हम देखते हैं आप करते भी हो। तो बड़े भाई साहब भी ऐसा ही करते थे। कई बार जब वो पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो वो अपनी बुक के ऊपर साइड में कोई ना कोई वर्ड लिखते थे या किसी की फोटो बना देते थे, या कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करके लिखते कि हाथ में पेन आया है तो कुछ भी लिखते रहो। कभी कभी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य, कोई अर्थ नहीं होता था, कुछ भी तालमेल नहीं होता था, बस लिखते रहते थे कुछ ना कुछ, जब वो दिमाग को शांति देना चाहते थे, फ्री होते थे, पढ़ने से थक जाते थे। मसलन एग्जाम्पल, जैसे जैसे एक बार उनकी कॉपी पर मैंने इस इबारत लिखाई, लेख लिखा हुआ देखा, स्पेशल, अमीना, भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। एक बार छोटे भाई ने क्या किया, बड़े भाई की बुक ली, उसके ऊपर ये सब कुछ लिखा हुआ था, राधे श्याम, भाई भाई, राधे ये, और दरअसल, भाइयों भाइयों, लेकिन इतना कुछ सोचने के बाद छोटा भाई नहीं निकाल पाया कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि उसका कोई मतलब तो था ही नहीं, और पूछने का साहस ना हुआ, और ये भी नहीं पूछ सकता था बड़े भाई साहब से कि बड़े भैया जी इसका मतलब क्या है, इतनी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो बड़े भाई साहब से डरते थे। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में।
उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। छोटा मुंह बड़ी बात जब हम अपनी हैसियत से ज्यादा, अपनी औकात से बढ़कर कोई काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, प्रेमचंद जी की जो जितनी भी कहानियां हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं। और ये मुहावरे हमारे इस चैप्टर में भी हैं, बहुत सारे मुहावरे हैं यहाँ। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। अब छोटा भाई जो है वो पढ़ने में ज्यादा नहीं पढ़ता था। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो होशियार नहीं था, वो ज्यादा पढ़ता नहीं था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था। हॉस्टल से निकलकर, दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे, अपने माता पिता से अलग। हॉस्टल में रहने का मतलब है कि वो घर में नहीं रहते थे, हॉस्टल में रहते थे। तो ऑब्वियसली जो बड़ा भाई है उसकी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो छोटे भाई का पूरा ख्याल रखें। लेकिन छोटा भाई कैसा था, पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता था। ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन ध्यान नहीं लगाता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, पत्थरों को उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। और अगर कोई उसका कोई साथी मिल जाता था तो उसके साथ कहीं के कहीं चले गए। चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार आगे पीछे चलते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। प्राण सूख जाना, डर जाना। जितने भी मुहावरे हैं बेटा उनको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो प्राण सूख जाना, डर जाना। तो जो बड़ा भाई से छोटा भाई बहुत डरता था और उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। अब जैसे ही छोटा भाई खेल कूद के आता तो बड़ा भाई पूछता, कहाँ थे। अब वो छोटा भाई तो पहले ही डरता था और वो कोई जवाब नहीं देता था, कोई जवाब नहीं देता था कि कहाँ था, मैं खेल रहा था, नहीं। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मौन, चुप्पी, कि मैं कोई आंसर नहीं देता था, मैं सिर्फ चुप रह के, मैं कोई आंसर भी नहीं देता था, कहता भी नहीं था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। मेरा मौन, अगर मैं चुप रहता था तो लगता था कि वाकई मैंने कोई कसूर किया है, और बड़े भाई साहब भी कुछ नहीं कहते थे फिर। और बड़े भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि वह स्नेह और रोष गुस्सा, रोज से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। कुछ कहते नहीं थे, लेकिन कई बार गुस्से हो जाते थे, कई बार प्यार से उनको कहते थे कि नहीं, आगे से ऐसा नहीं करना। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो दुनिया भर, जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा, हर्फ, अक्षर, कोई शब्द। तो जब वो छोटा भाई पढ़ता था तो बड़ा भाई क्या कहता था उसको कि अगर तुम ऐसे इंग्लिश पढ़ोगे ना तो तुम्हें कोई एक भी अक्षर नहीं आएगा। क्योंकि बड़ा छोटा भाई मान लो कि रीडिंग कर रहा है किसी इंग्लिश की बुक की, तो बड़ा भाई कहता था, अरे ऐसे नहीं पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नथु खैरा, सभी अंग्रेजों के विद्वान हो जाते कि अगर सभी ऐसे ही इंग्लिश पढ़ लेते तो सभी के सभी इंग्लिश के विद्वान बन जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, आंखें फोड़नी पड़ती हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, गड़ानी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है। खून जलाना, बहुत परिश्रम करना, परिश्रम करते हैं तभी खून जलता है ना, खून को जलाना भी पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने ढोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, कि तुम मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते कि मैं पढ़ता रहता हूँ, तुम पढ़ते नहीं हो। और इस तरह से अगर तुम इंग्लिश जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसे पढ़ोगे तो तुम्हें तो कभी आएगी ही नहीं। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते हुए देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। देखो मैं कितना पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी पास नहीं होता। मैं एक क्लास में 2-2, 3-3 साल लगा देता हूँ, मुझसे कुछ शिक्षा लो कि मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी पास नहीं हो पाता। तो तुम्हें इससे ज्यादा पढ़ना चाहिए। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 या 3 साल ही लगते हैं, तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहोगे। अगर तुम्हें इस
अब यहाँ पे देखो छोटा भाई जो है वो पढ़ता तो है लेकिन पढ़ने के साथ खेलता भी है, लेकिन बड़ा भाई जो है वो खेलता नहीं है, वो सिर्फ पढ़ता ही पढ़ता है। और बड़े भाई को ये लगता है कि खेलना कूदना समय की बर्बादी है, और वो यहाँ पे छोटे भाई को समझा रहे हैं कि तुम्हें खेलना नहीं चाहिए, और अगर तुम इसी तरह तुम्हें अगर उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? दादा यहाँ पे उनके पापा हैं कि वो उनको समझा रहे हैं कि तुम दादा की इस कमाई को इस तरह से बर्बाद मत करो, अगर तुमने नहीं पढ़ना तो घर चले जाओ। मैं यह लताड़ डांट, मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जब छोटे भाई को डांट पड़ गई तो वो रोने लग पड़ता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सही? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। उपदेश का मतलब दूसरों को उपदेश देना, अरे ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, इसमें वो निपुण थे, पूरे ज्ञानी थे और उनको उपदेश देना बहुत अच्छा आता था, बातें सुनानी अच्छी आती थी। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसी ऐसी सूखती बांध चलाना, तीखी बातें करना, चुभने वाली बातें करना। ये भी एक मुहावरा है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, मैं बहुत दुखी हो जाता और हिम्मत टूट जाती अपने बड़े भाई की ऐसी डांट सुनकर। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की कोशिश में मैं अपने में ना रह पाता और निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते से बाहर है, जो काम मैं कर नहीं सकता, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना ही मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत वो नहीं करना चाहता था कि वो हमेशा ही पढ़ता रहे। इसीलिए वो कह रहा है कि लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाते हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। जब बातें सुनता तो गुस्सा आ जाता छोटे भाई को, लेकिन उसके बाद टाइम जब बीत जाता तो सब कुछ भूल जाता और उसके बाद कहाँ चला जाता, फिर से बाहर खेलने के लिए चला जाता। और उसके बाद क्या इरादा करता कि मैं आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। उसके बाद में हम भी बनाते हैं ना कई बार टाइम टेबल, अरे 1 घंटा इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर साइंस, एसएस, और एक दिन के बाद फॉलो करने के बाद दूसरे तीसरे दिन वो टाइम टेबल पता नहीं कहाँ चला जाता है, फिर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो छोटा भाई भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो टाइम टेबल बना दिया छोटे भाई ने, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। अब उस टाइम टेबल में खेल कूद नहीं रखा। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी। अब भाई साहब का टाइम टेबल कैसा था जो छोटे भाई ने बनाया अपने लिए, 6 से 8 साल तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब मैथ्स, 9 से 9:30 इतिहास हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी का जो कॉम्पोजिशन है, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। अब ये इतना बड़ा टाइम टेबल बनाया हुआ जिसमें आराम कहीं नहीं है, आराम लास्ट में ही है, क्योंकि वो सिर्फ बनाना बड़ा आसान होता है। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। अमल नहीं कर पाते थे छोटे भाई साहब जी। यहाँ पे पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, पहले ही दिन टाइम टेबल कहीं याद ही नहीं रहता था क्या करना है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। जब पढ़ने बैठता तो क्या याद आता, बाहर का मैदान, फुटबॉल याद आती, वॉलीबॉल याद आता और वो सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी को याद ना रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। और जब वो टाइम टेबल छोटा भाई फॉलो नहीं करता तो बड़ा भाई बहुत ही डांटता छोटे भाई को। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे ही पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती कि कमरे में आना ही उसको अच्छा नहीं लगता था। खतरा मंडराता रहता था कि कब मैं बड़े भाई साहब जी मुझे मिल जाएंगे और अपनी उपदेश देना शुरू कर देंगे।
फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। छोटे भाई ने डांट सुनी भाई की, बड़े भाई की, इतना कुछ होने के बाद भी छोटा भाई खेलना नहीं छोड़ पाया और खेलता ही रहा। सालाना इम्तिहान हुआ, अब फाइनल एग्जाम हो गए, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? भाई साहब फेल हो गए। भाई साहब बेचारे तो फेल हो गए, मैं पास हो गया। मैं पास हो गया, देखो मैं खेलता रहता था फिर भी पास हो गया, और दर्जे में प्रथम आया और अपनी क्लास में फर्स्ट आया। कितना ताज्जुब है ना कि पढ़ता भी खेलता भी था और फर्स्ट भी आया। मेरी और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब जहाँ 3 साल का फर्क था ना, वहां पे कितने साल का फर्क हो गया? 2 साल का फर्क रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथे लूं, उनकी खबर लूं मैं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी हूँ और दर्जे में अव्वल भी आया हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। भाई साहब जब फेल हो गए तो बहुत उदास हो गए, तो छोटे भाई को लगा कि मैं अब जाके बड़े भाई को बातें सुनाता हूँ कि देखो भैया जी, मैं तो खेल भी रहा था और फर्स्ट भी आ गया। लेकिन बड़े भाई साहब जब उदास हो गए तो छोटे भाई को बड़े भाई साहब से दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कना, ये मुहावरों को अंडरलाइन साथ साथ करते रहो, घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद जान पड़ा, तो मैं उनको कुछ नहीं कह पाया। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। छोटे भाई को थोड़ा सा अभिमान हो गया अपने ऊपर, अब थोड़ी सी अकड़ आ गई उसमें। भाई साहब का वह रौब मुझ पर नहीं रहा। आज़ादी से खेलकर मैं शरीक होने लगा। मैं भाई से बिना पूछे ही खेलने भी चला जाता। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की, फिर मुझे डांटा, तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मान लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल भी आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। ये सारी बातें वो कहना तो चाहता था बड़े भाई को, लेकिन कहा नहीं। लेकिन ये सारी बातें उसके बिहेवियर से दिखने लग पड़ी। बिहेवियर से कैसे दिखने लग पड़ी? क्या वो बिना पूछे जाने लग पड़ा खेलने। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग में साफ जाहिर होता था कि बड़े भाई का वह आतंक, वह डर मानो अब मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। भाई साहब को पता लग गया कि ये जो छोटा है ना, ये मुझसे बिना पूछे काम करने लग पड़ा है, क्योंकि वो बड़े थे। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, अपनी डांट डपट फिर से करने देनी शुरू कर दी। उनको गुस्सा आ गया और मुझ पर गुस्से से टूट पड़े। मुझे फिर से कुछ कहा उन्होंने। क्या कहा? देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मतलब तुम्हें बहुत अहंकार हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में जब छोटे भाई को अपने ऊपर अभिमान आ जाता है तो बड़े भाई साहब उनको ये समझाते हैं कि तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं इतिहास के कि जो भी अभिमान करता है वो नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं? मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए कि तुमने रावण के बारे में तो पढ़ा ही है, क्या उसको पढ़कर भूल गए? उससे कोई शिक्षा नहीं ली तुमने? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। पढ़ने जब जितनी मर्जी क्लासेस हम पढ़ लें, लेकिन अगर हमारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, हमें सोचने समझने की उतनी शक्ति नहीं है, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, उसका मतलब समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था क्योंकि उसने पूरे संसार को जीत लिया था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेज हैं, ये भी चक्रवर्ती हैं, क्योंकि इन्होंने भी तो पूरे
भारत के साथ साथ कई और देशों को अपना अधिकार जमाया था, लेकिन इनको चक्रवर्ती नहीं कह सकते। ये बड़े भाई का अनुभव था। संसार के सभी महीप राजा, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे ये अभिमान हुआ कि ईश्वर, अब यहाँ पे वो एक शैतान का भी एग्जाम्पल दे रहा है, उसे ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं था। अंत में क्या हुआ? स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। जब उसको अभिमान हुआ, शैतान को पहले स्वर्ग में डाला गया कि लेकिन उसने वहां जाकर अभिमान कर लिया, उसमें अहंकार आ गया। अब जहां उसमें अहंकार आया तो शैतान को फिर से नरक में डाल दिया गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई, कि ये तो सिर्फ एक तीर तुक्का था जो तुम्हारा लग गया, अचानक ही तुम्हें ये सफलता मिल गई है। इसमें तुम्हारा ये नहीं हम कह सकते कि तुम अपनी मेहनत से पास हुए हो, हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं लगती। कभी कभी गुल्ली डंडे से भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। कई बार हम गुल्ली डंडा खेलते हैं, जो नहीं भी खेलता वो भी कई बार डंडे से गुल्ली को मार देता है, क्योंकि कई बार इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि इस क्लास में आने से क्या हम कितनी मेहनत करते हैं। हम जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो चुके हैं। आप लोगों ने भी एसएस पढ़ी थी ना, हेनरी 1, हेनरी 2, तो वहां पे यही बता रहा है बड़ा भाई कि 8 तो हेनरी हो चुके हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ था, ये याद कर लेना आसान समझते हो क्या तुम? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट, सिर्फ सिफर भी ना मिलेगा। सिफर किसको कहते हैं? जीरो को, कि जीरो नंबर भी नहीं मिलेगा। वो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोड़ियों चार्ल्स। हम पढ़ते हैं ना कि चार्ल्स 1, चार्ल्स 2, विलियम 1, विलियम 2, इतने सारे हैं कि तुम्हें याद करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग जो है वो चक्कर खाने लगेगा। आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये जो हेनरी 1 थे, चार्ल्स 1 थे, क्या इनको कोई नाम भी नहीं जुड़ा? कि सबने अपने साथ 1, 2, 3, 4 लगा लिया, क्या इनको कोई नाम भी नहीं जुड़ा? एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारम, पंचम लगाते रहे। मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह है। अब ज की तरह जब लिख दिया तो सारा काम खत्म। जैसे ABC लिखते हैं ना, एंगल ABC, तो अगर हमने उसको CBA कर दिया तो सारा गलत और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों एग्जामिनर्स जो परीक्षा लेते हैं से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून पीते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है तो ये तीनों ही ना। लेकिन हमने इन तीनों को मैथ्स में क्या करना है, बिल्कुल सीरियल में लगाना है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इस बिना सिर पैर की बातों को पढ़ने का क्या फायदा है? यहाँ पे बड़े भाई साहब आज की जो शिक्षा है उसकी आलोचना कर रहे हैं कि ये सिर्फ हमें पढ़ाते जा रहे हैं, याद किया हमने, एग्जाम में लिख दिया तो नंबर आ गया।
उसके पीछे बच्चों को ये देखना चाहिए कि बच्चों ने क्या सीखा है। इसको नहीं हम देख रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि एग्जामिनेशन में बच्चे ने क्या किया है और उसी के आधार पर हम नंबर दे रहे हैं उनको। इस रेखा पर वह लंब गिरा तो 2 आधार लंब से दुगना हो जाएगा। पूछिए इसका प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये खुराफात याद करनी पड़ेगी, और अगर हमें परीक्षा में पास करना है तो हमें ये सारे फॉर्मूलास, जो ये दुष्ट फॉर्मूलास हैं, खुराफात दुष्ट, हमें याद करने ही पड़ेंगे। हाँ जी बेटा, यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक अगर किसी ने मुझे कुछ पूछना है, किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है।